नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने उस भयानक मंजर को देखा जब ज्ञान के मंदिर में आग लगी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आग बुझ जाती है तो पीछे क्या छूटता है? पीछे छूटता है सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से ज्यादा डरावना होता है। 3 महीने बाद जब नालंदा से धुआं उठना बंद हुआ तो वहां ना तो वो 90 लाख किताबें थीं, ना वो लाल कपड़े पहने भिक्षु थे और ना ही मंत्रों की वो गूंज थी। वहां सिर्फ राख के कीले थे। हवा जब उन खंभों से टकराती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई रो रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इतिहास गवाह है कि जिसने भी ज्ञान का अपमान किया है उसे कुदरत ने कभी माफ नहीं किया। नालंदा को जलाने वाला बख्तियार खिलजी ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि उसने जीत हासिल कर ली है। उसे नहीं पता था कि नालंदा की राख उसके माथे पर मौत लिख चुकी थी। आज के एपिसोड में हम देखेंगे उस अत्याचारी का अंजाम। हम देखेंगे कि कैसे कर्म अपना बदला लेता है। नालंदा को जलाने के बाद खिलजी का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि वो अजय है। उसकी हवस अब भारत तक सीमित नहीं थी, वो तिब्बत और चीन को जीतना चाहता था। 1206 ईस्वी में वो अपनी एक विशाल सेना लेकर असम के रास्ते तिब्बत की ओर बढ़ा। लेकिन दोस्तों, कुदरत का अपना ही इंसाफ होता है। जिस नालंदा के ज्ञान को उसने जलाया था, उसी ज्ञान की जड़ें तिब्बत में थीं और अब वो उसी ज्ञान की भूमि पर हमला करने जा रहा था। जैसे ही उसकी सेना पहाड़ों में घुसी, सब कुछ बदलने लगा। वो मैदानी इलाकों का योद्धा था, पहाड़ों का नहीं। तिब्बत की वो सर्द हवाएं जो हड्डियों को गला देती थीं, उन्होंने खिलजी की सेना का स्वागत किया। सोचिए उस मंजर को। हजारों सैनिक जो नालंदा में निहत्थे भिक्षुओं को मारकर शेर बन रहे थे, आज कुदरत के आगे भीगी बिल्ली बने हुए थे। रसद खत्म हो चुकी थी, घोड़े ठंड से मर रहे थे। और फिर हुआ कामरूप के राजाओं का हमला। स्थानीय पहाड़ी लोगों ने खिलजी की सेना को घेर लिया। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ पहाड़, और बीच में फंस गया वो क्रूर सुल्तान। इतिहासकारों के अनुसार उसकी 10,000 की सेना में से सिर्फ 100 लोग जिंदा बचकर वापस बंगाल लौट पाए थे। 100 लोग। सोचिए उस अपमान को। वो सुल्तान जो दुनिया जीतने निकला था, वो एक भिखारी की तरह घायल और हारा हुआ अपनी राजधानी लखनौती वापस बंगाल लौटा। नालंदा के भिक्षुओं की हाय अपना असर दिखा रही थी। लखनौती के महल में अब उत्सव नहीं, मातम था। खिलजी अपने बिस्तर पर पड़ा छत को घूर रहा था। उसका शरीर बीमारियों से नहीं बल्कि डिप्रेशन और अपमान से गल रहा था। उसे रात को नींद नहीं आती थी। कहते हैं उसे सपनों में जलती हुई किताबें और चीखते हुए भिक्षु दिखाई देते थे। वो बड़बड़ाता रहता, क्या वो आग मुझे जला रही है? क्या वो धुआं मेरे अंदर भर गया है? उसके अपने ही सिपहसालार अब उसे कमजोर समझने लगे थे। और जंगल का नियम है कि जब शेर बूढ़ा और घायल हो जाता है तो लकड़भग्गे उसे नोच खाते हैं। खिलजी का एक वफादार कमांडर था, अली मर्दान खिलजी। एक रात, अगस्त 2006, खिलजी अपने कक्ष में अकेला था, दर्द से कर रहा था। तभी अली मर्दान अंदर आया। खिलजी को लगा कि शायद वो हाल पूछने आया है। खिलजी ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? अली, क्या खबर लाए हो? अली मर्दान ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, खबर नहीं सुल्तान, आपकी रिहाई लाया हूं। उस दर्द से रिहाई जो आपको सोने नहीं देता। खिलजी कुछ समझ पाता उससे पहले ही अली मर्दान ने खंजर निकाला। चादर हटाते ही उसने खिलजी के सीने में खंजर उतार दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। नालंदा को जलाने वाला आज अपने ही बिस्तर पर अपने ही आदमी के हाथों तड़प तड़प कर मर गया। ना कोई दवा काम आई, ना कोई दुआ। वैद्य राहुल श्रीभद्र ने उसे बिना दवा के जीवन दिया था और अली मर्दान ने उसे बिना युद्ध के मौत दी। ये था कर्म, ये था इंसाफ। नालंदा की राख ठंडी होने से पहले ही उसे जलाने वाला भी राख हो चुका था। खिलजी मर गया, सल्तनतें बदल गईं, मुगल आए और गए और फिर अंग्रेज आए। इन 600 सालों में नालंदा जमीन के नीचे दफन हो गया। लोग भूल गए कि यहाँ कुछ था भी। स्थानीय ग्वाले उस टीले पर अपनी बकरियां चराते थे। वो उस जगह को रुक्मिणी स्थान कहते थे और वहां की ईंटें निकाल निकाल कर अपने घर बनाते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो ईंटें किसी आम भट्ठे की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी की थीं। लेकिन एक पागलपन था जो जिंदा था। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आदमी एक जासूस की तरह था। इसके हाथ में एक बहुत पुरानी किताब थी, चीनी यात्री हुएनसांग की डायरी। हुएनसांग 7वीं सदी में नालंदा आए थे और उन्होंने अपनी डायरी में नालंदा का नक्शा बनाया था। यहाँ स्तूप है, यहाँ तालाब है, यहाँ गेट है। कनिंघम ने उस 1200 साल पुरानी डायरी को लेकर बिहार के बड़गांव पहुंचे।
कनिंघम ने जब वहां की टीलों को देखा तो उनका दिल जोर से धड़का। हुएनसांग ने लिखा था, नालंदा के पास एक कमल का तालाब है। कनिंघम ने देखा, वहां एक तालाब था। हुएनसांग ने लिखा था, प्रवेश द्वार के पास एक बड़ा स्तूप है। कनिंघम ने टीले की नाप ली, दूरी बिल्कुल वही थी। उन्हें यकीन हो गया, ये कोई मामूली टीला नहीं, ये सोया हुआ नालंदा है। 1861 में खुदाई शुरू हुई। मजदूरों ने कुदाल चलाई, मिट्टी हटाई गई और फिर जमीन के नीचे से एक लाल दीवार दिखाई दी। फिर एक सीढ़ी, फिर एक कमरा और फिर पूरा का पूरा शहर बाहर आने लगा। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे इतिहास की परतें खुलती गईं। क्या मिला वहां? वहां जली हुई लकड़ियों के टुकड़े मिले जो उस भयानक आग की गवाही दे रहे थे। वहां जले हुए चावल के दाने मिले जो शायद उस आखिरी दिन किसी छात्र की थाली में परोसे गए थे लेकिन वो खा नहीं सका। वहां पिघली हुई कांसे की मूर्तियां मिलीं जो बताती थीं कि आग का तापमान कितना भयानक रहा होगा। कनिंघम और उनकी टीम हैरान थी। वहां की दीवारों की चौड़ाई 5-5 फीट थी। वहां का ड्रेनेज सिस्टम आज के आधुनिक शहरों से भी बेहतर था। लेकिन सबसे दिल तोड़ने वाली चीज जो वहां मिली वो थी राख की एक मोटी काली परत। पूरे कॉम्प्लेक्स के फर्श पर राख की कई इंच मोटी परत जमी हुई थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस राख को छू कर देखा तो उंगलियां काली हो गईं। वो सिर्फ राख नहीं थी दोस्तों, वो हमारा गणित था, वो हमारा विज्ञान था, वो हमारी कविताएं थीं। कनिंघम ने अपनी डायरी में लिखा, ये दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन इसी राख के नीचे से वो मुहर भी मिली जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा था, श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्य, द वेनरेबल कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स ऑफ श्री नालंदा महाविहारा। 600 साल बाद नालंदा ने अपना नाम पुकारा था। नालंदा वापस आ गया था। आज जब आप बिहार में नालंदा के उन खंडहरों के बीच चलते हैं तो आपको वो ईंटें टूटी हुई जरूर दिखेंगी, लेकिन वो हारी हुई नहीं हैं। हर ईंट एक कहानी कहती है, तुमने हमें जलाया लेकिन तुम हमें मिटा नहीं सके। खिलजी का नाम आज सिर्फ नफरत के लिए लिया जाता है, लेकिन नालंदा आज भी गर्व का प्रतीक है। 2016 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया और आज वहां पास ही में एक नया आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी बन चुका है, जहां फिर से दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि तलवार की उम्र छोटी होती है, लेकिन ज्ञान और विचार अमर होते हैं। नालंदा मरा नहीं, वो सिर्फ सो गया था, एक नई सुबह के लिए। दोस्तों, ये ऑडियो सीरीज यहीं समाप्त होती है, लेकिन नालंदा की खोज आप अपने जीवन में जारी रखिएगा। पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ रहे हैं नालंदा जिंदा है। मैं हूं आपका दोस्त NRS सैनी, आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।